सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं विद द न्यू पार्ट ऑफ मोल कंसेप्ट, दैट इज पार्ट 3। आज वाला क्लास बिल्कुल नहीं मिस करना है। आज मैं आपको 3 छोटे छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिनका काम इस चैप्टर में तो आता ही है बट आगे वाले आते हुए चैप्टर्स में भी आता है। तो चलो सिन्हा सर के साथ हम लोग ये मूल कंसेप्ट का इजी पीजी करने पहुंच गए। बिल्कुल यस। चलो भाई, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि सबसे पहला टॉपिक केस आप सभी ने सुना होगा एसटीपी। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो एसटीपी है एक्चुअली में आपने इसके कुछ अलग अलग वैल्यूज देखी होंगी, बट आपको मैं सही वाली समझाता हूं क्या होता है। ये एसटीपी के एक्चुअली में 2 वर्जन है, एक पुराना वाला और एक नया वाला। ओल्ड वर्जन क्या कहता है, ओल्ड वाला वर्जन क्या कहता है समझो इसको। ओल्ड वर्जन का कहना है कि भैया प्रेशर, एक काम करो आप 1 एटीएम ले लो जब भी एसटीपी कहा जाएगा, और आप टेम्परेचर को ले लेंगे 273 केल्विन, या फिर आप उसको ले सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्लियर कर दिया इन्होंने कि भैया एसटीपी पहले जो हम लोग यूज करते थे उसमें क्लियर था कि प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और केल्विन में 273 ले सकते हो। बट न्यू वर्जन जो आया, जो न्यू वर्जन था इसका, उसने कहा ऐसा ऐसा नहीं है भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप एक काम करो, है ना, प्रेशर जो है वो एटीएम में नहीं बार में कंसीडर करो। तो उन्होंने बोला कि प्रेशर 1 बार होगा, है ना। न्यू जनरेशन बेटा इस वर्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इसने बोले एटीएम एटीएम नहीं, बार में जाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने प्रेशर को बार में ले लिया। बात समझ में आई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बोला टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे इन्होंने फिक्स कर दिया था कि यही नंबर चाहिए, इन्होंने फिक्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अगर कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, रिएक्शन कर रहे हो, ये आपकी इच्छा है कि आप इसको किस टेम्परेचर पे करना चाहते हो, बट एक इंपॉर्टेंट बात कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, वो वैरी होना नहीं चाहिए। तो टेम्परेचर सेम होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई। पूरे लेंथ के तरफ या पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे में तो सर हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मेरा मन करेगा मैं 25 पे लूंगा, किसी का मन करेगा 40 पे लेगा, तो सर ऐसे में वैल्यू कैसे सेम आएगी। तो उन्होंने फिर हमको कुछ फिक्स वैल्यू समझाई। उन्होंने कहा एक काम करो, जब आप मोल कंसेप्ट, है ना, गैसियस स्टेट, ऐसे कोई चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो आप एक काम करना कि आप टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस और 273 वाली वैल्यू ले लेना केल्विन में। लेकिन उन्होंने अपने को यह भी समझाया कि जैसे चैप्टर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे जगह जब एसटीपी की जरूरत पड़े तो आप उसको 25 डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हो, जो कि केल्विन में 298 केल्विन होता है। तो ये सिचुएशन चेंज होती है विद चैप्टर्स। जो हमारा अभी करंट है उसमें आप सिचुएशन ये वाली भी यूज कर सकते हो, ये वाली भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर्स। ठीक है। अब यहां से आइडियल गैस इक्वेशन लगाने के बाद इन दोनों केसेस में जब हम लोग यहां आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो वॉल्यूम की जो वैल्यू आती है वो आती है 22.4 लीटर्स। जब हम लोग कितने 1 मोल ऑफ गैस के लिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1 मोल ऑफ गैस की जो वैल्यू आती है वो आती है 22.4 लीटर्स। वेयर एज यहां पे 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो थोड़े से चेंज होती है, लेकिन चेंज जरूर होती है। और यहां पे वॉल्यूम आता है बेटा 22.7 लीटर्स। कितना आता है 22.7 लीटर्स। तो ये वैल्यू यूज करनी है सर, कि ये वाली वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि अगर ये 1 मोल की वैल्यू है तो हम लोग यहां से नंबर ऑफ मोल्स का एक नया फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। वो है कि वॉल्यूम इन लीटर्स एट एसटीपी ऑफ एनी गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एट एनी गैस, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ गैस पर काम करेगा, डिवाइडेड बाय आइदर 22.4 जो कि ओल्ड वर्जन है और 22.7 जो कि एक न्यूअर वर्जन है। तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अभी भी हमारे बुक्स में इन डेटा से भी सॉल्व किया गया है और इस डेटा से भी सॉल्व किया गया है।
तो बहुत बार सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये चल क्या रहा है, एक जगह बुक में ये लिखा है सर और ये एक जगह ये लिखा है। लेकिन बेटा रोने की गरज नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर ऊपर ऐसा कोई नंबर है जो 22.4 से कैंसिल हो जाए या मल्टीपल हो तो आप 22.4 ले ले, या फिर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो 22.7 से मल्टीपल हो तो आप वो ले ले। ये सुविधा हमको जेई और नीट वालों ने दी हुई है, तो बिल्कुल फटाक से लिखे। तो हम लोग जाते हैं इसके मस्त न्यूमेरिकल्स पे। ओके सो स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं ये वाले क्वेश्चंस में, इजी पीजी क्वेश्चन में क्या है भाई। यहाँ पे बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है अपने को, हमको बताया गया है कि ये जो मिथेनवा है ना भैया, इस मिथेनवा का यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या दिया है? वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है वो, क्या है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो भैया कैरेक्टर में पूरा घुसते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ना, क्या है, कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए यहाँ पे मीथेन का आपको लीटर्स एट एसटीपी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेते हैं। अब सर इसको डिवाइड कैसे करना है? 22.4 से या 22.7 से? तो आप जो भी इसका मल्टीपल होगा, तो एक्चुअली में ये मल्टीपल है ऑफ 22.7, तो मैं 22.7 ले लूंगा और इसको कैंसिल करेंगे 7 टाइम्स। ठीक है, जैसे ये 7 सा जाएगा और हमारे मोल्स आ जाएंगे। बिल्कुल सही। कभी काल ना क्वेश्चन में आपको परेशान करने के लिए, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन में होते हैं, आपको एसटीपी के जगह एनटीपी लिख के मिल जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सर उसकी कौन सी कंडीशन है, वो तो आपने बताई ही नहीं। बेटा वो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। समझ में आए? तो जहां जहां एसटीपी लिखा है, एनटीपी लिखा है, आप वो सारे केसेस एक दूसरे के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस अब कुछ नहीं चेंज हुआ, सिर्फ आपको बोला है कि इस बार मॉलिक्यूल निकाल के बताइए। कैसे निकालते हैं भाई मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल निकालते वक्त समझो यहाँ पे क्या किया जाता है। सबसे पहले मैं मोल्स निकालूंगा यार। मोल्स निकालते वक्त हम लोग जो भी वॉल्यूम है दैट इज 201.6 डिवाइडेड बाय, इस बार ये नंबर जो है वो मल्टीपल है ऑफ 22.4, तो 22.4 के टेबल में इसको लेंगे और ये आंसर आएगा 9। तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स आर 9। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स 9 आए, अब मुझे मॉलिक्यूल निकालना है। तो क्या आपको याद है कि अपन ने पार्ट 1 में एक लंबा सा फॉर्मूला पढ़ा था? बिल्कुल सही, कि भाई मॉलिक्यूल निकालने के लिए आप बहुत ही आसान सा क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनी नाम का फॉर्मूला लगा सकते हो। और ये फॉर्मूला लगा के आप बहुत ही आसान से ही क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि मोल्स कितने आए थे? 9 आए थे, और Na की वैल्यू हम सभी को पता है दैट इज 6 into 10⁻23। बस पुटअप करना है, सॉल्व करना है और आंसर काढ़ना है ना, आंसर निकालना है। तो बस आपका ये काम है, यहां से आंसर्स निकाल ले। और दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये इतने इजी आते हैं क्या? जी नहीं, ऐसे आते हैं छोटे मोटे, अगर बहुत अच्छा नसीब रहा तो, लेकिन ज्यादातर आपको इसका एप्लीकेशन आएगा जो आगे आते हुए टॉपिक्स में हम लोगों को सीखना है। तो ये यहां तो इजी लग रहा है, बट आगे आते हुए इसके एप्लीकेशन थोड़े बहुत मजेदार हैं, तो बिल्कुल वहां पे पढ़ेंगे। टिल देन आप सभी लोग इसको कॉपी कर ले। सो स्टूडेंट्स, हम लोग हैं विद द न्यू टॉपिक कॉल्ड एज वेपर डेंसिटी। बहुत मजेदार है और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है इसके बाकी आगे आते हुए क्वेश्चंस में, तो ये आना ही चाहिए। अब समझो वेपर डेंसिटी निकालते कैसे हैं। वेपर डेंसिटी, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि भैया ये वाला फॉर्मूला भी सिर्फ गैस पे अप्लीकेबल है, सॉलिड या लिक्विड पे आप ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते। और सभी फ्रेंड्स के कान में जाके ये बता दीजिए कि ये लिक्विड और सॉलिड पे काम नहीं करता है। तो अब जोर से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है भाई सिचुएशन। तो वेपर डेंसिटी निकाला कैसे जाता है? तो वेपर डेंसिटी निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जिस भी सब्सटेंस का वेपर डेंसिटी आपको निकालना है, आप उस सब्सटेंस की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस से क्या करेंगे? डिवाइड।
और ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, तो दोनों के यूनिट कैंसिल हो जाएंगे और ये एक यूनिटलेस टर्म होगी, है ना। कौन सी? यूनिटलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होता। यही इसका पहचान है कि भाई जब भी क्वेश्चन में डेंसिटी लिखा हो और उसका यूनिट ना हो तो आप बिल्कुल, है ना, कंसीडर कर सकते हैं कि वो वेपर डेंसिटी है। बिल्कुल। चलो, अब क्या होता है कि जब अपन इसको डिराइव करते हैं, इसको फर्दर और डिराइव करते हैं, तो हमको वेपर डेंसिटी का एक और फॉर्मूला मिलता है, दैट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, ठीक है, क्या? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, हम सभी को पता है यार, है ना, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2। तो हम लोग वेपर डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कि मुझे जिस भी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी काढ़नी की है उसका मोलर मास ऊपर डिवाइड बाय 2। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैस पे अप्लीकेबल है, और ये भी सिंगल गैस पे, है ना। अगर आपके पास कोई सिंगल गैस इज देयर तो आप उस पे बिल्कुल इसको अप्लाई करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा गैसेस हैं तो आपको कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी, जैसे कि अच्छा, इसमें भी अपन ऐसा कर सकते हैं कि उस मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के लिए वेपर डेंसिटी इंटू 2 करके भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यस। अब हम लोग जाते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस में। जब मान के चलो आपको ऐसा बोल दिया कि CO एंड CO2 आर मिक्स्ड, तब वेपर डेंसिटी निकालने बोले, तो आपको बस अपने फॉर्मूले में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है कि आपको मोलर मास ऑफ सब्सटेंस नहीं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर लेना है। तो हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या किया, डिवाइडेड बाय हमने यहां पे कर दिया 2। अच्छा, इसको ने एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज एवरेज मोलर मास बाय 2। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप एक बात याद रखें कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस पे यूज होगा, सिंगल गैस पे अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां से भी एक फॉर्मूला बनता है कि एवरेज मोलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। तो आप यहां पे भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसको लिखे और फिर आगे बढ़े। सो गाइस, हम लोग देखते हैं वो जो वेपर डेंसिटी पढ़ा उसका यूज कैसे करते हैं, समझते हैं। यहां पे देखो क्या क्या बोला है। अपने को बोला है 5.6 लीटर्स ऑफ गैस एट NTP, इस बार वो आ गया, है ना, लेकिन वो STP ही है। वेट्स इक्वल टू 8 ग्राम्स। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकालो। अब देखो, वेपर डेंसिटी निकालना सभी को पता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ मुझे किसी की गैस निकालनी है तो मुझे उस गैस का, उस सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइड बाय 2 करना है। बिल्कुल, यस सर। लेकिन सिचुएशन तो समझो कि आपको मोलर मास पता ही नहीं है, तो आपको ये दो डेटास यूज करके वेट और उसका लीटर में वॉल्यूम पता है, इसका यूज करते हुए हमको मोलर मास निकालना है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जरा अपन मस्त क्या करने वाले हैं, जो भी वॉल्यूम दिया है STP या NTP, हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे बाय 22.4। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ, अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मास दैट इज 8 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो मुझे मोलर मास पता नहीं है तो मैंने m पुट अप कर दिया और सॉल्व करते हैं, है ना। ये बिल्कुल फोर्सा और ये इधर जाएगा तो m विल बी इक्वल टू 32। और बेटा ये ऑप्शन में भी होगा, तो इसको देख के खुशी के मारे टिक ना कर देना क्वेश्चन, क्योंकि ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है कि हमको निकालने का है वेपर डेंसिटी। कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन 2। अब मुझे मोलर मास पता चल चुका है, दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी वेपर डेंसिटी का जो आंसर आएगा वो रहेगा 16। एज सिंपल एज दिस। इसका भी एप्लीकेशन आगे टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जम के होगा, तो कृपया करके इस टॉपिक पे ध्यान दे। और नेक्स्ट टॉपिक जो आप सभी का फेवरेट है, इंपीरियल फॉर्मूला, उसके लिए फट से इसको लिख के रखें, फिर हम लोग वो चालू करते हैं। सो हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है इंपीरियल फॉर्मूला।
बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसमें से फंसना बंद करें और बिल्कुल आसानी से समझे कि इसको निकाला कैसे जाता है। सिचुएशन समझो। देखो इंपेरियल फॉर्मूला होता क्या है, दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है इंपेरियल फॉर्मूला। तो अभी मैंने ना एलिमेंट्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हुए हैं आपके सामने। ये ग्लूकोज है, सबको पता है, ये डाई ऑक्सीजन टेट्रा ऑक्साइड है ना, और ये हम लोग एसिटिलीन है ना, आयोडीन का ऑक्साइड है। अब इसमें समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। सिचुएशन क्या है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ रही है इसमें से कि यहां से 6 को कॉमन बाहर निकाला जा सकता है। तो जब आप कॉमन कोई नंबर बाहर निकाल लेते हो तो यहां पे जो रेशियो बचेगा वो क्या रहेगा, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, जो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रेशियो है, उसको कहते हैं इंपेरियल फॉर्मूला। जैसे N2O4 में से बिल्कुल क्या कॉमन बाहर निकल सकता है, बिल्कुल यार 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बचेगा, NO2। तो NO2 उसका सिंपलेस्ट रेशियो है। तो इट टेल्स यू अबाउट, क्या बताता है ये, कि अपने को ये बताता है कि N2O4 जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, ये बताता है ये। तो आप इंपेरियल फॉर्मूला देख के, है ना, कभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता कर सकते, लेकिन आप ये जरूर पता कर सकते हैं कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या रेशियो में वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब यहां से जैसे क्या कॉमन बाहर आता है, 2 कॉमन बाहर निकल लिया और CH बचा। यहां पे अच्छे से ध्यान देंगे, मैं क्या बता रहा हूं कि I2O5। अब देखो तुम यहां से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते, अगर तुम निकालोगे तो आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा। तो आप पॉइंट्स में कभी इंपेरियल फॉर्मूलाज नहीं लिखेंगे। तो इसका इंपेरियल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो विल बी I2O5 ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो अभी तक अपने को ये समझ में आया कि सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एज इट्स इंपेरियल फॉर्मूला। तो इतना समझने के बाद हम लोग एक चीज समझते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। दैट इज, आप इंपेरियल फॉर्मूले में से जो भी आपने कॉमन निकाला है, आप उस कॉमन नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें। अब सर ये कॉमन नंबर क्या है, जैसे ग्लूकोज में 6 है, तो अगर मेरा फॉर्मूला CH2O है और आपने वो जो नंबर 6 कॉमन निकाला था उससे अगर आप वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये C6H12O6 बन जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है। अब देखो तो ये n कैसे निकालेंगे सर सिचुएशन में, तो सिचुएशन में n निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर मास, है ना, ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिल्कुल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मॉलिक्यूलर मास है आप उसको इंपेरियल फॉर्मूले के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, किससे, इंपेरियल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, है ना, फॉर्मूला, बिल्कुल मास, इंपेरियल फॉर्मूला मास। जैसे इंपेरियल फॉर्मूला मास मतलब ये जो आपने इंपेरियल फॉर्मूला निकाला है इनमें सभी एटम्स के मास का टोटल कर दो, दैट्स इट, दैट इज इंपेरियल फॉर्मूला मास। बस ये लगाना है हमको, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। बहुत आसान है, इसके ऊपर अपन अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फटाक से ये कॉपी करें और इसके आगे वेट करें। सो पहुंचते विद क्वेश्चंस। देखो क्या क्या दिया है, देखो बहुत अच्छे से समझो, है ना, बेसिक से हैं। अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मक्खन जैसा सॉल्व होता है। ध्यान देते जाओ क्वेश्चन पे, क्या क्या बोल रहा है। द इंपेरियल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, इंपेरियल फॉर्मूला बताया हुआ है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज। तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मुझे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी पता है और मुझे उसका इंपेरियल फॉर्मूला पता है। इंपेरियल फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल लिख लेते हैं यहाँ पे, CH2O2 है और उस कंपाउंड का मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट कितना है, 120। तो अपन एक काम कर सकते हैं, मुझे अगर मास पता है ना, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आपको याद होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट इंपेरियल फॉर्मूला और नीचे n। बिल्कुल अब भी लिखा अपन ने,
तो ये n कैसे निकाला जाए? तो देखो यहाँ पे n निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला था, क्या था? यस करेक्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिवाइडेड बाय इंपीरियल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तो मास तो पता ही है तुमको, कितना है बेटा? कितना 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 120 डिवाइडेड बाय इंपीरियल फॉर्मूला पता है ना, तो कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया? 28 प्लस 2 दैट इज 30 इंपीरियल फॉर्मूले का मास हो गया। बिल्कुल, आप इसको डिवाइड करेंगे ये 4 आएगा और इसको यहां पे यूज करें कैसे? तो हमारा इंपीरियल फॉर्मूला वाज CH2O और बाहर में n की जगह आपको 4 लिखना है, 4 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर विल बी C4H8O4 इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यस, तो बिल्कुल इतना आसान है। अ कंपाउंड कंटेन्स, उसने बोला है एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और तीनों का परसेंटेज बताया गया है। तो अब ये परसेंटेज कैसे यूज करते हुए इंपीरियल फॉर्मूला निकालना है, तो देखो बहुत आसान है। फिर से कैसे निकालोगे समझो इस बात को। मैं यहां पे ले रहा हूं कार्बन, अब कार्बन का परसेंटेज कितना है? तो कार्बन का परसेंटेज सर 71.23। एक काम करो, आप डिवाइड कर दो बाय इट्स मोलर मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास या मोलर मास कितना? 12। अब मुझे पता है 12 6 जा 72 होता है, तो आप रफली इसको 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में लिखा जा सकता है, बट रफली कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 कितना दिया बेटा? 12.95 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज रफली कैन बी रिटन एज 13। बिल्कुल सही पकड़े हो। अब क्या बचता है? बिल्कुल एक ऑक्सीजन बचा और कुछ नहीं। ऑक्सीजन का कितना है? 15.81 डिवाइडेड बाय 16, तो आंसर विल बी लगभग कितना बेटा? 1। तो बस ये जैसे ही हुआ तो हमको समझ में आ गया कि उस कंपाउंड में कार्बन के मिनिमम 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 13 और ऑक्सीजन के 1। देयरफॉर उस कंपाउंड का इंपीरियल फॉर्मूला विल बी C6H13O1। ये हमारा आंसर है, इतना आसान है। तो जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करके उस पर्टिकुलर कंपाउंड में उनके नंबर्स कैलकुलेट करके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल, चलो इस वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन, अ कंपाउंड कंटेन्स, इस बार आपको परसेंटेज नहीं रेशियो दिया हुआ, तो अगर आपको रेशियो दिया है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखो उसने बोला कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का कुछ रेशियो है तुम्हारे पास, बिल्कुल यूज करते हैं। कितना कितना है? कार्बन के लिए 9, हाइड्रोजन के लिए 1 और नाइट्रोजन के लिए 3.5। अब आप इसको काम करो, जैसा आपने परसेंटेज को डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास किया था, यहां पे भी वही करो। यहां पे डिवाइडेड बाय 12, यहां पे डिवाइडेड बाय 1 जो कि हाइड्रोजन का, और नाइट्रोजन का कितना? 14। अब सिचुएशन ऐसी है कि यहां पे आंसर आएगा 3/4, यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 1/4। सही है। अब मैंने आपको बोला था आप फ्रैक्शन में इंपीरियल फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, तो आपको इस नंबर्स को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं काम करने वाला हूं कि मैं इन सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं ऐसा करता हूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि कंपाउंड का जो इंपीरियल फॉर्मूला है वो कितना आने वाला है, तो वो आ रहा है C के कितने? 3 एटम्स है ना, हाइड्रोजन के कितने? 4 एटम्स और नाइट्रोजन के कितने? 1 एटम्स विल बी देयर। यस, अब तुमको जैसे ही इंपीरियल फॉर्मूला पता चला, वहां पे देखो कंपाउंड में उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास भी दिया हुआ है। तो एक काम करो, सिचुएशन विल बी कि आप सबसे पहले n निकाल लो। कैसे निकालते हैं? हम सभी को पता है कि इंपीरियल फॉर्मूला का मास नीचे लिखना है और ऊपर मॉलिक्यूलर मास लिखना है। तो 108 है और नीचे सिचुएशन विल बी व्हाट है ना, कार्बन का 3 का है ना, 1 का 12 तो 3 का 36 प्लस नाइट्रोजन का कितना बेटा? 14 दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 50 प्लस 4 54। तो ये जैसे ही 54 आया तो सिचुएशन चेंज होके यहां पे कितनी हो जाएगी? दैट इज 2। और जैसे ही 2 आया तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए इंपीरियल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज C3H4n और ब्रैकेट के बाहर वो n की वैल्यू लिखेंगे 2
और पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा C6H8N2 इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फटाक से लिखें। चलो गाइस देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या बताते हैं, क्या अलग है इनमें। चलो देखते हैं। हमको बताया कि डिटरमाइन इंपीरियल फॉर्मूला निकालना है फिर से ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम में क्रोमियम भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या बात बताई सर आपने, क्या टफ तो नहीं? बिल्कुल, समझो आगे। कंटेन्स व्हाट 68.4% ऑफ क्रोमियम। तो मुझे क्रोमियम का क्या पता है बेटा, परसेंटेज। तो मैं उसका ना नंबर निकालने की कोशिश करता हूं। कैसे? 68.4 डिवाइडेड बाय क्रोमियम का एटॉमिक मास दैट इज 52। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये 1.32 आएगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या रेशियो या नंबर आएगा ये भी चेक कर लेते हैं। अगर परसेंट दिया है बाय मास और पूरे कंपाउंड में 68.4% क्रोमियम के हैं तो ऑक्सीजन के बचेंगे कितने? 100 माइनस 68.4 दैट इज नथिंग बट 31.6 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 से जब डिवाइड करोगे ना तो ये एग्जैक्टली आंसर देने वाला है 1.98। अब पॉइंट में आप इंपीरियल फॉर्मूला कभी नहीं लिख सकते, तो आपको इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा। मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि ये 0.66 के फॉर्मूले में ये कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स, और ये जाएगा 3 टाइम्स। तो बस कैंसिल करो तो ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 3, और हेंस हमारा कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला विल बी C2O3। जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस आए ट्राई करो कि कोई कॉमन नंबर मिल जाए कैंसिल करने के लिए, तो आपका काम बन जाएगा, जैसे कि यहां पे बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बिल्कुल क्या बोल रहा है? ऑन एनालिसिस ऑफ सर्टेन कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन, है ना, क्लियरली उसने बोला है कि 254 ग्राम्स ऑफ आयोडीन एंड 80 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, और डायरेक्ट आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आयोडीन का बारे में बताया गया है कि कितना दिया है 254 डिवाइडेड बाय आयोडीन का मोलर मास होता है 127 दैट इज 2 बिल्कुल। अब ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन का कितना ग्राम बताया 80 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास या एटॉमिक मास दैट इज 16, तो कितना 5 और इसीलिए इसका फॉर्मूला विल बी I2O5 एंड दिस इज योर आंसर। तो इतना सिंपल है ये। तो बिल्कुल नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। बहुत मजेदार टॉपिक और इंपॉर्टेंट, जैसे परसेंट कंपोजिशन, परसेंट यील्ड, स्टाइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन जिनमें आपको सबसे तकलीफ होती है, वो सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। कीप सपोर्टिंग अस। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।